गुड इवनिंग। सो आई एम बैक विद वन मोर क्विज। आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स में, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उससे एसोसिएटेड एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्नट साइकिल। एक्चुअली जब बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं तो बहुत ही हैवी ड्यूटी वर्ड्स का इस्तेमाल करा जाता है, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इन थर्मोडायनेमिक्स व्हाट वी सी, जैसे वर्ड बोले जाते हैं, कोल्ड रिजर्वॉयर, सिंक। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि कोल्ड रिजर्वॉयर और ये सिंक वगैरह क्या चीज है, क्योंकि इसका कोई भी उनके सामने लाइव एग्जांपल या प्रैक्टिकल उनको, इट इज बियॉन्ड देम, राइट? सो इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द रियलिटी कि ये है क्या, तो उनके दिमाग में वो घुसता नहीं है। सी द वे आई टीच इज, what I ensure is that these heavy duty words become pretty simple in the mind of students. तो वो जो बहुत बड़े बड़े वर्ड हैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है कोल्ड रिजर्वॉयर, तो कोल्ड रिजर्वॉयर का इंप्रेशन बच्चों के दिमाग में ये जाता है कि इट्स अ रिजर्वॉयर जो ठंडा है, बट उनको कभी एक्चुअल और मीनिंग नहीं मालूम चलता उसका कि कोल्ड रिजर्वॉयर आखिर क्या भला है, या व्हाट एग्जैक्टली इज अ कोल्ड रिजर्वॉयर, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that when we're teaching these concepts which are pretty heavy duty, the students are able to understand these words in essence, मतलब उनका रियल मीनिंग बच्चों के दिमाग में आना चाहिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कोल्ड रिजर्वॉयर जो होता है, वो जो थर्मोडायनेमिक्स में आप जाते हैं तो अचानक ही आप गुम हो जाते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है, फिर इन दोनों में डिफरेंस होता है, फिर एक कार्नट साइकिल आती है, हीट इंजन आता है। लेकिन बहुत बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उनको बेसिक डेफिनेशन भी नहीं आती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं सारा का सारा, उसके अंदर मैं आज क्विज कंडक्ट करूंगा और उसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि कोल्ड रिजर्वॉयर एग्जैक्टली होता क्या है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड लेट्स एंटर द क्विज नाउ। थैंक यू वेरी मच। All right, so welcome. Let's start the quiz now. आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक कार है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली कोल्ड रिजर्वॉयर के बारे में। तो कुछ इसेंशियल बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आप जब थर्मोडायनेमिक्स में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, फिर आप कार्नट पढ़ते हैं, कार्नट साइकिल के अंदर आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पे आप एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है, आपने देखा होगा, जहाँ पे 1 माइनस TC अपॉन TH। TC is the temperature of the cold reservoir and TH is the temperature of the heat source। जो कोल्ड रिजर्वॉयर है उसको सिंक भी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, व्हाट आई हैव डन इज डेलिबरेटली यहाँ पे मैंने कार दिखाई है आपको। अ कार एक्चुअली इज अ क्लासिक रियल लाइफ इंजन। जो कार्नट का इंजन आप क्लास में पढ़ते हैं, जो इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो वो बेसिकली कार ही है। और आप कार के इंजन को देखिए, इसकी एफिशिएंसी अगर पेट्रोल इंजन है तो अलग होती है, आपको मालूम होगा, डीजल इंजन है तो अलग होती है। कार्नट इंजन जो है वो एक बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल इंजन है जो हाईएस्ट एफिशिएंसी पे काम कर सकता है, लेकिन पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की एफिशिएंसी काफी कम होती है। अब हम बात करते हैं बेसिकली कि कोल्ड रिजर्वॉयर, जो आपको क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में आप जाते हैं तो आपको बहुत मुश्किल लगता है कि कोल्ड रिजर्वॉयर का मतलब क्या हुआ। एक्चुअली कार के अंदर जब बहुत गर्म हो जाती है कार, आपने कार को बेसिकली हीट दी। देखिए, आपको किसी भी चीज को वर्क करवाना है अगर, तो उसको हीट देनी पड़ती है। तो कार को भी आपने पेट्रोल दिया, पेट्रोल आपने जलाया, पेट्रोल जलने से कार ने वर्क करा, पर ये काफी नहीं है। किसी भी सिस्टम से, थर्मोडायनेमिक सिस्टम से अगर आपको काम करवाना है, मैं खासकर बात कर रहा हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो साइक्लिक प्रोसेस की जैसे हम बात करते हैं इंजन के कॉन्टेक्स्ट में, आई एम सेइंग दिस, if you want any system to work, you have to provide it some heat, and then some part of the heat gets converted into work,
एंड द बैलेंस गोज एज वेस्ट, बाकी बैलेंस जो है वेस्ट हो जाता है। ये ऑलरेडी हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी को हीट दें और वो 100% उसको वर्क में कन्वर्ट कर ले। Let me come back to the basic concept, which is cold reservoir. ठीक है, कार एक इंजन है, जैसे कि आपने अभी सुना कि किसी भी चीज को हीट देनी पड़ती है तो वो वर्क डन करता है, लेकिन एक प्री कंडीशन ये होती है कि वर्क डन करने के बाद जो बैलेंस हीट है वो कहीं फेंकनी पड़ती है, उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 100% हीट जो है वो 100% वर्क में कन्वर्ट कर लें, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपकी 100% एफिशिएंसी हो जाएगी, लेकिन अभी मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। मेन मुद्दा आपको जानने की जरूरत यह है कि आपका जो कार का इंजन होता है उसको हीट मिलती है, वो वर्क डन करता है, और उसको हीट फेंकने के लिए कुछ चाहिए। हीट फेंकने के लिए, हीट को खत्म करने के लिए बेसिकली कार के अंदर एक पुर्जा लगा होता है जिसको आप पार्ट बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज कंडेंसर। कंडेंसर बेसिकली कोल्ड रिजर्वायर का काम करता है। कंडेंसर बेसिकली जो गर्मी होती है कार में उत्पन्न होती है बिकॉज ऑफ द वर्क डन, जो पेट्रोल जलता है और गाड़ी दौड़ती है, जो बैलेंस गर्मी होती है वो कहाँ जाती है? वो बेसिकली फ्लूइड के अंदर चली जाती है, और उस फ्लूइड से हम, और पुराने जमाने में ये फ्लूइड जो होता था बेसिकली कूलेंट जो है आपका, ये वाटर का होता था, तो ये पाइप्स में दौड़ता था और कंडेंसर बेसिकली इसकी हीट खींच लेता था। तो जो हीट रिजेक्शन है, जो आप कार चलाते हैं, लॉट ऑफ यू वुड बी ड्राइविंग कार्स, उसमें ये बहुत मैंडेटरी कंडीशन है कि कार आप चलाएंगे तो वर्क डन होगा और हीट भी बाहर फेंकी जाएगी। जो हीट बाहर फेंकी जाती है वो वाली हीट जो होती है वो कंडेंसर ले लेता है। इसीलिए कंडेंसर कार के अंदर एक तरह से कोल्ड रिजर्वायर का काम करता है। तो जो कोल्ड रिजर्वायर है बेसिकली, वो आपने सुना होगा क्लास में, कार्नेट। कार्नेट एक इमेजिनरी टाइप का इंजन है जहां पे कोई लॉसेस नहीं होते, लेकिन जब आप कार चलाते हैं तो फ्रिक्शन होता है, और भी तरह के लॉसेस होते हैं। तो कार्नेट के अंदर सिर्फ फर्क इतना होता है कि देयर इज नो लॉस, लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत लॉसेस होते हैं। लेकिन एक हाइपोथेटिकल इंजन है जो रिवर्सिबल है और जिसमें लॉस नहीं होते। लेकिन अगर आप बात करें कार, उसमें रिवर्सिबल नहीं होता, उसके अंदर लॉसेस होते हैं, वो इरिवर्सिबल है। अगर एक बार फ्रिक्शन से आपने लूज कर ली अपनी एनर्जी तो वापस नहीं आएगी। तो आप देखिए कि बहुत हेवी ड्यूटी वर्ड है कोल्ड रिजर्वायर। सो one other thing I do is, to make your understanding of the physics very simple is I give you a real life example. जैसे कि मैंने आपको real life example दिया, इससे ही बच्चों को समझ में आता है कि बेसिकली शुरू में 11th स्टैंडर्ड के अंदर बच्चे बहुत लॉस्ट हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स होते हैं, फिर टाइम कम बचता है, जल्दी जल्दी पढ़ाया जाता है। तो आई हैव दिस क्विजिंग मेथोडोलॉजी जहाँ पे मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बच्चों के दिमाग में बिठाता हूँ कि वो उसका मीनिंग क्या है। जब तक देखिए सेंट्रल आइडिया दिमाग में नहीं बैठेगा, आप कितने न्यूमेरिकल कर लीजिए, कितनी टेस्ट दे दीजिए, कितनी किताबें पढ़ लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होता। किसी भी चैप्टर में 3-4 से ज्यादा सेंट्रल आइडिया नहीं होते। जब तक वो कैप्चर नहीं होते तब तक आप नहीं सीख पाते हैं। और एनटीए का आप पैटर्न देख लीजिए, एनटीए इज वेरी वेरी क्लियर दैट दे आर गोइंग टू टेस्ट यू फॉर कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स। एनटीए का पेपर अब मैथमेटिकल है, मल्टी कॉन्सेप्ट है, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अब बिल्कुल नहीं रहा। तो कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, आपको फिजिक्स आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप अच्छे डॉक्टर भी नहीं बन सकते और अच्छे इंजीनियर भी नहीं बन सकते। हर जगह पे उसका यूज होता है। जैसे कि आपने देख लिया, फाइनली कार्नट साइकिल आप पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड के अंदर, लेकिन अगर आप आगे जाएंगे इंजीनियरिंग के अंदर तो आपको ये कार इंजन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज होता है। वहां पे आपको पता होना चाहिए बेसिक थ्योरी कि कार्नेट इंजन एक इमेजिनरी था। उस इमेजिनरी इंजन का रियल लाइफ एग्जांपल जहां पे लॉसेस होते हैं वो है कार। इसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, इसी तरह से कोयले वाले इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कोल पावर प्लांट्स होते हैं। ये भी बेसिकली यहाँ पे भी सारी जो हीट मिलती है कोयला जलाने से वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती, कुछ लॉस होता है और लॉस होके ही रहेगा। और लॉस के लिए, कोई जो लॉस है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक कोल्ड रिजर्वायर, जिसको आप सिंक भी बोलते हैं, लगाना
जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज एक बहुत बड़ा वर्ड कोल्ड रिजर्वायर कार के कंडेंसर से आपको समझ में आया होगा। एक छोटी सी वैल्यू ऐड कर देता हूं। ये सब जो होता है, ये जो वर्क डन है, ये जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर जो होता है, जैसे एसी के अंदर कंप्रेसर होता है, कार के अंदर कंप्रेसर होता है, इसका भी बहुत बड़ा काम होता है और इसी की मदद से वर्क डन करा जाता है। और वो वर्क डन अलग अलग शेप और साइज में होता है। जैसे कि कंडेंसर अगर ज्यादा ठंडा नहीं कर पाता तो कंप्रेसर उसके ऊपर कुछ काम करता है जिससे कि वो बैलेंस हीट को एब्जॉर्ब कर पाए और ठंडा रहे। तो कंप्रेसर का अपना काम है, लेकिन देखिए इंजीनियरिंग का टॉपिक नहीं है। आप इसको सिर्फ कोल्ड रिजर्वायर क्या होता है, किसी भी सिस्टम के अंदर हीट दी जाती है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, वो 100% यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। कुछ हीट का लॉस उठाना ही पड़ता है और वो जो लॉस है उसको लेगा कौन? उस हीट लॉस को लेने के लिए बैठा होता है कोल्ड रिजर्वायर या सिंक, जिसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। So I hope you enjoyed this. Keep watching my quizzes, and also I have 2000 videos on YouTube on physics. कॉन्सेप्चुअल है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व है। अगर आप उनको धीरे धीरे परस्यू करेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो नीट और जेई के अंदर आते हैं मेरे ही चैनल से आते हैं। और ये शेयर कोइंसिडेंस है, मैं बेसिकली कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स पढ़ाता हूँ और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो ये कोइंसिडेंस है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी लेवल के क्वेश्चन अब एनटीए, जेई मेंस और नीट और बोर्ड जो रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड्स हैं या सीबीएसई वाले, उनका स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैंने ऐसे बढ़ता जा रहा है, आई मीन कॉन्सेप्चुअल होता जा रहा है। मेमोराइजेशन से काम नहीं चलेगा, ओवर प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, ओवर एग्जामिनेशन से काम नहीं चलेगा। सेंट्रल आइडिया पकड़ने से फ्रस्ट्रेशन कम होगी, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है कि ये 10 में से 8 हो गए बाकी 2 नहीं हो रहे, वो 10 में से 8 बेसिकली बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे। सेंट्रल आइडिया के क्वेश्चन थोड़े से हटके होते हैं, इसलिए करना मुश्किल होता है। तो मैं बहुत सारी क्विजेस लेके आ रहा हूँ और आप उनको करके देखिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है, उन क्विजेस से आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।